तो चलिए दोस्त, आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने स्कूल और कॉलेजों में पाने वाले नंबर को सिर्फ एक संख्या का हक दिया और यह साबित कर दिया कि इन संख्याओं में इतनी ताकत नहीं होती है कि तुम्हारी जिंदगी को यह तबाह कर सके। ये कहानी है उस इंसान की जिन्होंने 9, 10th और 11th में 3rd डिवीजन हासिल किया और 12th में फेल हो गए। ये कहानी है उस इंसान की जिसके रहने के लिए एक रूम का किराया तक नसीब नहीं हो रहा था। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी टेम्पू चलाई, तो कभी उस आटे वाली मशीन में काम की, तो कभी पुस्तकालय में काम की, तो कभी अमीरों के कुत्ते टहलाए, लेकिन उम्मीद और मेहनत को नहीं छोड़ा। और उम्मीद और मेहनत ही वैसी चीज़ हैं जो आपकी किस्मत को बदल देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की, जिन्होंने 2005 में यूपीएससी क्लियर किया और अभी मुंबई में आईपीएस के पद पर हैं। और ये कहानी थ्रिलिंग, रोमांटिक और मोटिवेशनल से तो भरपूर है। और इसे पढ़कर सचिन तेंदुलकर ने ये बोला है, अत्यंत प्रेरक और पठनीय। मेरा विश्वास है कि ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी बोलते हैं इस कहानी को पढ़कर कि इस उपन्यास के किरदार मुझे कभी कभी 3 इडियट्स फिल्म की याद दिलाते हैं। और विशाल भारद्वाज जो एक फिल्म निर्देशक हैं, वह बोलते हैं मेहनत, मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तान। इस कहानी के बारे में मैंने कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोली है। इस कहानी का हर एक किस्सा आपके अंदर एक नई ऊर्जा फूंकने का काम करेगा। मार्च की सुबह थी। रात भर मक्खियाँ कहीं दुबकी हुई थी, पर उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगी। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियाँ के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि इस तरह किताब पकड़े रहने का कोई लाभ नहीं है। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करके बोली, हमारे मोड़ा बिल्कुल न पढ़त, एक मनोज हैं, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहत हो। मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसको क्लाइमेक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से बाल्टी खींचने में बहुत कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसकी कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। ये मध्य प्रदेशी भाषा है। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पंडित जी बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ शुरू कर दी। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार हैं, उसके मन में भी पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले लिया और उनके साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरा जिला में नहीं है। मुझे तो भरोसा है कि वह इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ अपने घर के
दरवाजे पर दो महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने इशारे से कह दिया, रुक जा, आती हूँ। वह जानता था कि माँ से वार्तालाप जल्दी खत्म करके आने की उम्मीद करना व्यर्थ है, इसलिए वह तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को तैयार होकर जाते हुए देख माँ बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी नहीं बनाई का? खाली पेट पेपर देवे जब मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ले ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माँ फिर से चर्चा के काम में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे पर बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास करने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से ही विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो क्या? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी ने नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा है और न ही किताबें पढ़ी है। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के ना थानेदार हो तो कोई मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करके कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़रूरी होता है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह ख़त्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी धड़-धड़ करते हुए एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का तीन सवारियां अपने टेम्पो में बैठाना अखर गया। कंडक्टर ने बले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बैठाएगा रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बैठाया लिया है, उतार बिना बे, ये मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों को नुकसान होता था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर अब बढ़ने लगे थे। काम कर अपना, जो मेरे गांव है, बस ना चल पाएगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेष अधिकार मानते थे। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपना अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुला देंगे, होश में रहियो। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकाल पावेगी, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो को टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के पास मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए।
मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए। पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। गांधी स्कूल के संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद की नज़रों से इन झुंड को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था। इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पटिया बिछा दी गई थी जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। मनोज घंटी बजने का इंतजार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बट गए। मनोज ने पेपर को जमीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगे। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न पत्र हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतारना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो गड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियाँ आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो दुबे जी को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे छिप गए। और सभी विद्यार्थियों को यह भरोसा था कि 10 मिनट बाद पुलिस चल जाएगी और फिर से उत्तरों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। और यही भरोसा विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखा था। लेकिन 10 मिनट बीत गया, मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगे में रहने वाला जौरा थाना का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित थे। उसने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मज़ा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियाँ खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है। इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इत्ती सीधम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहें तो वह इत्ती सीधम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। और अंत में उसने चेकर से निवेदन किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर का हमेशा आसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर वह जो टेम्पू चला रहा था, घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़के से बोलना शुरू किया, आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10 रुपये देने होंगे। मनोज ने मन में ही सोचा कि 10 रुपये कहाँ से आएंगे। वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे
तब मम्मी को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही हैं। आज तक न पापा आए न ही उन्होंने तनख्वाह भेजी। और यहाँ पर मनोज के पापा का थोड़ा किरदार अलग ही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वह कर क्या रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के प्रति वह सजग हैं। बस इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही थी। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस या टेम्पू में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें जबरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपये दे रही है क्या? मैच खेलने जानू है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीने से मुंह ना दिखावे। मैं उधार मांग मांग कर घर चलाए रही हैं, कहाँ से लाऊं पैसा? मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद से मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयार होकर आ गया था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक कुर्सियां भी डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया था। यानी मनोज अब नहीं खेल पाएगा। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आ गई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वाले से गुजारिश है कि बैठ जाएं। एल्ला शॉर्ट पिच पे मत चली। एक काली शर्ट उगाए घुस रही है, मैदान में जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वह बाद में आवेंगे। कमेंट्री ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिल ग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम धुआंधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिल ग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलारस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता जा रहा था। बिल ग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कंटेंटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। यह वही एसडीएम साहब थे जो उस एग्जाम में नकल को रोकने गए थे। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दे दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गलों में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है इससे। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम के नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्रवाई से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइनें लगा दी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच में गाना सुनने से व्यवधान महसूस हो रहा था। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखा। बिल ग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वह जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिल ग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरी छोर पर वह होता तो शायद विकेट को बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपये के अभाव में उसके गांव का सामान आज दांव पर लगा हुआ था।
वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोक कर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुक कर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज अब बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषक परख हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा और विश्लेषक पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से बोला, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गई। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सामान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों की प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोल लेते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज के दिल पर छा गए। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। मनोज के पिता ओमवीर शर्मा को गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके हुए पैसे मम्मी को मिल गए। मम्मी ने उधार पटा दी, लेकिन वह पापा की याद जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीने घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1 महीने नौकरी पर ना जाया जाए? माँ ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंची स्वर में माँ को जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन से करी है नौकरी, गवार अनपढ़? माँ को खानदान पर पिता का यह व्यंग पसंद नहीं आया। उसने जवाब दिया, मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसे नौकरी कर रहे हो? मैं जानती हूँ, साल साल भर गायब रहते हो। यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हो हमें? उधार मांग मांग कर घर चला रही हूँ मैं। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वह माँ की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका छोटा भाई श्यामवीर आ गया। श्यामवीर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई ओमवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल हो गए हो। श्यामवीर को उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन पिता अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने फैले हुए कागज समेटकर पलंग के नीचे संदूक में रखे और उठकर जाने लगे। श्यामवीर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कहने की कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए हो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर सुनाई गई है। फेल पास, यश अपयश, उन्नति अवनति से परे था उनका व्यक्तित्व। वह श्यामवीर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाकर उसे 1-2 बार हिलाकर देखने के बाद उस बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्यामवीर मनोज के फेल होने के रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाहता, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी ना छू पाओ। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हुए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल हो गए हो और इनके कान पे एक जू नया रुकती। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल हो गए हो और इनके कान पे जू नहीं रख।
पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल हो गए हो और इनके कान पर जू नहीं रखती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्यामवीर के चेहरे को देखा। श्यामवीर ने अपना अभियान जारी रखा। उसने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ भूली हुई बातों को याद दिलाना शुरू की। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहोगे तो कुछ पढ़ लोगे, गांव में तो आवारागर्दी ही करोगे, हो गए हो फेल ना। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरिया बंदर और फरासाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, दीपक और छोटी बहन रजनी और माँ को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। दीपक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। और रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिता को अब श्यामवीर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट को राख झाड़ा और भारी आवाज़ में निष्कर्ष वाक्य बोले, अगले साल हो जाए वो पास। यहाँ पर एक अजीब किरदार उनके पापा में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ये था पार्ट 1 और ये अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पर, तो मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा।